जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 12 का जो आज का पढ़ाई हो रहा है उसमें हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक वाक्य भेद पढ़ना है। तो आज अच्छे तरीके से समझिएगा वाक्य भेद क्या होता है और इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा फिर आपको वाक्य भेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य भेद, काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्य क्या होता है, पहले इस बात को जानते हैं, उसके बाद आगे चीजों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जिसका कोई सही सही तरीके सही मायने में अर्थ निकले, उसको ही वाक्य कहा जाता है। अर्थात शब्दों के कलेक्शन को, शब्दों का एक सार्थक समूह को ही वाक्य के रूप में जाना जाता है। कोई भी सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए, एक सही मायने उसके होनी चाहिए। उस अर्थ भरी शब्द के समूह को, अर्थ भरी शब्द के समूह को वाक्य कहा जाता है। इसके बाद वाक्य के कुछ मूल तत्व होते हैं। वाक्य के कुछ मूल तत्व होते हैं और इन तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से इसके तत्व हैं। सबसे जो पहला है वो सार्थकता। पहला तत्व होता है सार्थकता, दूसरा तत्व होता है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम और छठवां है अन्वय। छठवां जो तत्व हुआ वो अन्वय हुआ। इन 6 मूल तत्वों से मिलकर ही एक वाक्य का निर्माण होता है और इन 6 तत्वों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि 6 तत्वों में से कौन कौन है और ये इनकी क्या क्या उपयोगिता है। इस बात को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला है सार्थकता। सार्थकता का मतलब यह हुआ कि किसी वाक्य में एक सार्थक अर्थ निकले, उस वाक्य को बोलने से एक सार्थक अर्थ निकले, वो उस वाक्य की कहलाती है सार्थकता। कोई सेंटेंस बोले, उस सेंटेंस के एक ऐसे अर्थ निकले जो उसकी वैल्यू हो, उसको सार्थकता के रूप में जाना जाता है। जैसे मैं किताब पढ़ा रहा हूं। अब इसमें एक वाक्य पूरी है कि मैं पढ़ा रहा हूं, किताब पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य की एक सार्थकता है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो वाक्य की सार्थकता होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि योग्यता। दूसरी बात होती है योग्यता। वाक्य की सार्थकता का अर्थ यह भी है कि एक आपको सेंटेंस बोल के सुना रहे हैं और उस सेंटेंस लिए आप समझिए कि इस वाक्य सार्थक है, इसकी कुछ उद्देश्य है, ये वाक्य कुछ बता रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ऐ जिंदगी तूने कुछ कहा पर मैंने सुना नहीं, तू छीन सकती है मेरी बचपन पर बचपना नहीं, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा की नहीं। इस वाक्य को बोलने से एक सार्थक भाव प्रकट हो रहा है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है, यह सार्थकता है इस वाक्य की। उसी प्रकार जो दूसरी है योग्यता। दूसरी है योग्यता। योग्यता का अर्थ भी बताया जाता है कि अगर वाक्य आप बोल रहे हैं तो उस वाक्य को बोलने से एक चीजों की योग्यता लगे कि पता चले। जैसे चाय खाई, उसने चाय खाई, ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है। उसने चाय खाई, चाय की सार्थकता, चाय की योग्यता यह है कि चाय को खाई नहीं जाती है बल्कि चाय पी जाती है। उसने
चटनी खाई, चटनी को खाया नहीं जाता है, चटनी को पिया जाता है। चटनी को चाटा जाता है। तो जो चटनी को चाटा जाता है उसको खाया नहीं जाता, इसकी सार्थकता यह कि चटनी को चाटा जाता है। अगली जो बात आ रही है कि उसने दावा ली, यहां पे दावा ली जाती है, दावा को खाई नहीं जाती, दावा टेक की जाती है, टेक मेडिसिन होती है। ये इसकी हो गई आपकी योग्यता। अगली बात है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब हुआ कि जो भी आप लिख रहे हैं उस सेंटेंस को पूर्ण होनी चाहिए, सेंटेंस को पूर्ण होनी चाहिए, उस वाक्य को पूरी होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर चीज छूटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज छूटता है तो फिर वो पूरी सेंटेंस नहीं है, वहां से होती है आकांक्षा। एक एग्जांपल है कि पत्र लिखता है। अब क्या आपको कुछ लग रहा है सेंटेंस से? पत्र लिखता है, अब ये पत्र कौन लिखता है? कोई हमें पता नहीं चल रहा है, तो वाक्य अपूर्ण होनी नहीं चाहिए। ये पत्र लिखता है ऐसा नहीं होना चाहिए, वाक्य अपूर्ण नहीं चाहिए, वाक्य के अंदर एक उद्देश्य होनी चाहिए कि पत्र कौन लिख रहा है। ये हो गई उसकी आकांक्षा। दूसरी है निकटता। अगली जो बात है निकटता, यानी सेंटेंस की एक निकटता होनी चाहिए कि सेंटेंस को लिखते समय ये कोशिश करना चाहिए कि सेंटेंस को पास लिखे, वाक्य को पास पास लिखे, जिससे एक सही अर्थ निकल पाए, उसको हम लोग बोलते हैं निकटता। और अगला हम लोग का टॉपिक है पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पदक्रम है, यानी जो एक पद होने चाहिए वो पद आपके सार्थक और एक क्रम में होने चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान से ही कोई चीज प्राप्त हो पाता है। तो यहां पर भी एक क्रमबद्ध होने चाहिए। अगर क्रमबद्ध में है तभी वो एक सही प्रकार का वाक्य माना जाएगा, अगर क्रमबद्ध में नहीं है तो एक सही वाक्य वो नहीं माना जाएगा। जैसे चांदनी रात सुहावनी होती है, यहां एक क्रम दर्शा रहा है कि जो रात है वो चांदनी है और चांदनी जो रात है वो सुहावनी होती है। ये क्रम बता रहा है कि चांदनी रात सुहावनी होती है, वो एक पद क्रम है और एक सही क्रम बताया जा रहा है। और इस क्रम के आधार पर ऐसे अर्थ को निकाला जाता है, वाक्य में ऐसे क्रम होने चाहिए जो एक योग्य चीजों को बता पाए। अगली जो हम लोग का है वो है अन्वय। अगला जो टॉपिक है वो अन्वय है, और ये अन्वय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी वाक्य को जोड़ने के लिए, क्योंकि इस अन्वय के अंतर्गत जितने भी प्रकार के ग्रामर के, जितने भी प्रकार के व्याकरण के नियम होते हैं, उन सभी नियमों को एक वाक्य के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अगर एक वाक्य के अंदर ये सभी नियम लगे हुए हैं, कारक है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है, लिंग है, ये सब एक वाक्य के अंदर सम्मिलित होते हैं और इन सब से मिलकर ही एक परिपूर्ण वाक्य का निर्माण होता है। तो अन्वय का मतलब यही हुआ कि ग्रामर के यानी कि व्याकरण के जो भी प्रकार है उन सभी प्रकारों को इंक्लूड होना चाहिए, और वो इंक्लूड होता है अन्वय, वो निहित होता है अन्वय में, तब एक प्रकार का सही वाक्य बन पाता है। तो ये हम लोग ने जो अभी देखा ये वाक्य के मूल तत्व थे, और इन तत्वों के छोटी छोटी ये इकाई थे, और इन इकाइयों को मिलकर ही एक परिपूर्ण शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद जो अगले शब्द देखेंगे वो वाक्य के दो अंग होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो वाक्य के दो अंग होते हैं, और दो अंग में से पहला जो अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रीडिकेट कहा जाता है। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रीडिकेट कहा जाता है। तो अभी समझेंगे कि उद्देश्य क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या होता है। तो सुनिए, किसी भी वाक्य को जब बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसमें जिसकी विशेषता हो, जिसकी प्रधानता हो, जिसके बारे में कहा जाए, उस
कर्ता को, उस प्रधानता को ही हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। यानी जिसके बारे में कहा जाए उसको उद्देश्य कहा जाता है। जैसे राम खेलता है, तो यहां पे मेन बात किसकी की जा रही है? राम की जा रही है कि राम खेलता है। उद्देश्य क्या हुआ? राम हुआ, क्योंकि राम खेलता है। परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की कभी हार नहीं होती। जो परिश्रम करते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाबू परिश्रम करने वाले हैं सफल हो जाते हैं, उद्देश्य यहाँ पर हुआ व्यक्ति, क्योंकि परिश्रम करना और सफल होना यहाँ पर कोई प्रिडिकेट नहीं बता, कोई सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जोड़ दिया गया व्यक्ति कि परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की जीत होती है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य हुआ वो व्यक्ति हुआ, क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है? व्यक्ति के बारे में की जा रही है कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो कर्ता के जो विस्तार जहां पे दर्शाया जाता है, वो कर्ता का विस्तार भी आपका क्या होता है? उद्देश्य कहलाता है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा हुआ हम लोग का प्रीडिकेट। प्रीडिकेट यानी विधेय, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको ही विधेय कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। जो उद्देश्य के डिफाइन करे, जो उद्देश्य के बारे में बताए, उस उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है उसको ही हम लोग विधेय के रूप में जानते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें तो अगर इसमें बात है कि अनुराग क्रिकेट खेलता है, तो अनुराग जो हुआ वो तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अनुराग करता क्या है? अब तो अनुराग जो है वो क्रिकेट खेलता है। तो जो क्रिकेट खेलना हुआ, खेलना तो क्रिया हो गया, लेकिन जो क्रिकेट है, जो अनुराग है वो खेलता है। क्या खेलता है भाई? तो वो क्रिकेट खेलता है। तो जो क्रिकेट है वो वहां पे उसका विधेय होगा, यानी उसी के बारे में बात की जा रही है, अनुराग जो कर रहा है। परिश्रम करने वाले लोग सफल होते हैं। जो लोग हैं वो तो उद्देश्य हो गए, लेकिन परिश्रम करने वाले जो लोग हैं वो जो है उधर वो आपका प्रिडिकेट हुआ, यानी उद्देश्य हुआ, व्यक्ति को छोड़कर, यानी उसको हम लोग विधेय बोलते हैं। इसके बाद एक और बात समझते हैं, वाक्य के भेद। आगे अभी जो पढ़ी, अभी तो वाक्य के हम लोगों ने मूल तत्वों को पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप से बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर जो भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो अब यहां से जो अर्थ के भेद है और वाक्य के जो आधार पे है, इसके बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद आपको चीजों को समझाएंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद क्या है, अर्थ के भेद क्या है, और इन भेदों को समझेंगे आगे चीजों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।